नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं हूं पत्रकार योगेंद्र योगी। दोस्तों, राजनीति का भ्रष्टाचार का चोली दामन का साथ है और इस भ्रष्टाचार में पूरा तंत्र शामिल होता है। जब भी कोई बड़ा घोटाला घपला शामिल होता है तो उसमें बहुत सारे नाम उजागर होते हैं और इसके पीछे की जो कहानी होती है वो कई बार अनसुलझी रह जाती है। दरअसल नेताओं का उद्देश्य होता है कि किसी भी तरह कोई भी मामला हो जहां पर भ्रष्टाचार यदि हो सकता है तो वो उस मामले में चूकते नहीं है। ज़्यादातर नेताओं का यही हाल है और यही हाल हर जगह है। आप कहीं भी चले जाइए, पूरे देश में लगभग एक जैसी स्थिति मिलेगी और नौकरशाही इसमें या तो लिप्त पाई जाती है और जो अपवाद स्वरूप लिप्त नहीं होते हैं इसमें, जो भ्रष्टाचार के मामलों में सरकार का, मंत्रियों का, मुख्यमंत्रियों का साथ नहीं देते हैं, तो या तो उनको बर्फ में लगा दिया जाता है, मतलब उनकी पोस्टिंग ऐसी डिपार्टमेंट में की जाती है जहाँ कोई कामकाज करने को होता नहीं है, या फिर जो खुददार हैं जिनके अंदर अभी खुदगर्जी बाकी है, उन अधिकारियों को फिर नौकरी छोड़कर घर बैठना पड़ता है। तो ऐसा ही कुछ हाल राजस्थान में लंबे समय तक तैनात रहे और पूरे देश में ख्याति नाम रहे एक आईएएस अधिकारी हैं सुभाष चंद्र गर्ग। सुभाष चंद्र गर्ग लंबे समय तक अपनी सेवाएं देते रहे पूरे राजस्थान को, देश को और पूरी दुनिया को, यानी कि वर्ल्ड बैंक में भी उन्होंने अपनी सेवाएं दी हैं। तो उन्होंने अपनी एक पुस्तक लिखी है और उस पुस्तक में नो पॉलिटिक्स का उस पुस्तक का शीर्षक है। उसमें उस पुस्तक में खुलासा किया गया है कि किन कारणों और किन हालात से उनको नौकरी छोड़ने के लिए मजबूर होना पड़ा। हालांकि उनकी नौकरी का 1.25 साल करीब शेष रह गया था। 2020 में उनका रिटायरमेंट होना था, लेकिन करीब 1.25 साल पहले ही उन्होंने अपनी नौकरी छोड़ने का तय कर लिया, वीआरएस ले लिया। आखिर ऐसी कौन सी मजबूरियां रही सुभाष चंद्र गर्ग की, जो वित्त सचिव रहे राजस्थान में भी और केंद्र सरकार में भी, आर्थिक मामलात के मंत्री रहे लंबे समय तक। वो कौन सी मजबूरियां रही आखिर कि वित्त सचिव होते हुए उनको नौकरी छोड़ने के लिए मजबूर होना पड़ा। उन्होंने अपनी किताब में जो खुलासा किया है वो बड़ा धमाकेदार खुलासा है दोस्तों। उन्होंने इस धमाके में जो नाम लिया है अपनी पुस्तक में, वो नाम लिया है राजस्थान की पूर्व मुख्यमंत्री और भाजपा की वरिष्ठ नेता वसुंधरा राजे का। एक तो उन्होंने वसुंधरा राजे के बारे में बहुत कुछ कहा है उस किताब में, और जो दूसरा उन्होंने कहा है वो कहा है केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण को लेकर। तो पुस्तक में दरअसल ये बताया गया है कि जब वो राजस्थान में वित्त सचिव थे उस समय, तो वसुंधरा राजे दरअसल उनसे फेवर चाहती थी शराब के मामलों को लेकर और दूसरे मुद्दों को लेकर, जिससे उन्होंने इनकार कर दिया। उन्होंने उस मामले में शामिल होने से मना कर दिया। यानी कि वसुंधरा राजे का उद्देश्य ये था कि जो लोकसभा चुनाव हैं उसमें पार्टी को पैसे की ज़रूरत है और वो शराब के ठेकेदारों से नीति में परिवर्तन करके उगाई जा सकती है। तो इस पर जो वित्त सचिव थे उनके पास आबकारी विभाग भी गर्ग के पास ही था। उन्होंने इस मामले में वसुंधरा राजे का साथ देने से इनकार कर दिया। तो वसुंधरा राजे इस बात से लेकर वित्त सचिव सुभाष गर्ग से काफ़ी खफा हो गई और बहुत नाराज रही इस मुद्दे को लेकर। इसके बाद जब दूसरा मामला आता है जो इस पुस्तक में हवाला दिया गया है, सुभाष चंद्र गर्ग ने इस पुस्तक में हवाला दिया है, उन्होंने बताया है इस पुस्तक में कि राजस्थान में जब उनका नंबर आ गया विश्व बैंक में एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर बनने के लिए, हुआ दरअसल ये कि केंद्रीय जो एडिशनल सचिव हैं प्रधानमंत्री के, उस समय नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री थे, 2013 की बात है ये। तो उस समय वो प्रधानमंत्री जब वो थे वहाँ पर, तो उनका फ़ोन आया सुभाष चंद्र गर्ग के पास कि तत्काल वो दिल्ली आए मीटिंग में, और मीटिंग में ये तय हुआ कि उनको जो है ईडी बनाया जाएगा, एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर वर्ल्ड बैंक का। और ये इस मुद्दे को लेकर काफ़ी लंबी मीटिंग हुई दिल्ली में और अंत में सुभाष गर्ग का नाम तय कर दिया गया। और जब सुभाष गर्ग सिंगापुर गए थे एक डेलीगेशन के साथ, वहाँ पर इसकी सूचना मिली। जब वो वापस आए तो उनको पता चला कि ये फाइनल नाम हो चुका है। लेकिन वसुंधरा राजे इतनी ज़्यादा नाराज़ थी कि उन्होंने इस बात को लेकर सुभाष चंद्र गर्ग से मिलने से ही इनकार कर दिया। राजस्थान में राजीव महर्षि उस समय चीफ सेक्रेटरी हुआ करते थे, मुख्य सचिव थे। वसुंधरा राजे ने प्रयास ये किया कि किसी भी तरह से
सुभाष चंद्र गर्ग जो है वो ईडी नहीं बन पाए, विश्व बैंक में नहीं जा पाए। उन्होंने राजीव महर्षि के जरिए दबाव बनाने की कोशिश की, लेकिन चूंकि मामला केंद्र सरकार का था और केंद्र सरकार ने गर्ग का नाम अनुमोदित करके विश्व बैंक को भेजा था, जो भारत की तरफ से भारत का प्रतिनिधित्व करते एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर के तौर पद के तौर पर, तो वसुंधरा राजे के लिए दरअसल ये मुश्किल हो गया कि महर्षि ने समझाया उस समय कि ये पॉसिबल नहीं है, क्योंकि केंद्र में भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं। तो वसुंधरा राजे जब ये सब नहीं कर पाई, गर्ग को जाने से नहीं रोक पाई, तो वो बिल्कुल परमानेंट उनकी निगाह में ये कांटा बन के, किरकिरी बन के गर्ग खटकने लगे। गर्ग ने जब यहाँ से वो विश्व बैंक जा रहे थे ज्वाइन करने, तो उन्होंने वसुंधरा राजे से कटसी के नाते, चूंकि वो उनकी मुख्यमंत्री हैं राज्य की और वो उनके अधीन काम करते हैं, तो उन्होंने मिलने का प्रयास किया अपनी पत्नी के साथ। उन्होंने मैसेज भेजे 2 बार, लेकिन दोनों बार वसुंधरा राजे की तरफ से कोई रिप्लाई यहाँ पर नहीं आया। रिप्लाई नहीं आया तो वो समझ गए कि वसुंधरा राजे बहुत ज़्यादा खपा हैं, और वसुंधरा राजे के दूसरे लोगों ने शायद कान भी भरे। ये किताब में इस बात का जो है रेफरेंस जिक्र भी किया गया है कि किस तरह वसुंधरा राजे उनसे बहुत बुरी तरह खपा हो गई। खैर, कुल मिलाकर गर्ग जो है विश्व बैंक चले गए और वहाँ से वो वापस लौटे। उसके बाद केंद्र सरकार में उनकी नियुक्ति आर्थिक मामलात के सचिव के तौर पर हुई। वो केंद्र में भी वित्त सचिव बने। वित्त सचिव जब केंद्र में बने, वो राजस्थान में भारतीय जनता पार्टी की नेता से जब प्रताड़ित हो गए, तो उन्होंने सोचा कि कुछ रिलीफ शायद वो मिल जाएगा। तो केंद्र में भी निर्मला सीतारमण उनके मामले में रोड़ा बन गई, और ये उनकी नौकरी के लिए ताबूत का कील साबित हुआ। उनसे जो विवाद हुआ वो बिल्कुल उसके बाद गर्ग ने तय कर लिया कि अब नौकरी कर पाना आसान नहीं है, और वो भी खास तौर से नियम कायदे कानून के तहत रहकर तो बिल्कुल नौकरी अब संभव नहीं है। तो उन्होंने वीआरएस लेना ही ज़्यादा ठीक समझा। विवादों की ये जो फहरिस्त है, इसमें काफ़ी विवाद शामिल हैं। उनकी पुस्तक में बताया गया है कि किस तरह से जो निर्मला सीतारमण है वो भी उनके प्रति जो है पूर्वाग्रह का भाव रखने लगी। वहाँ पर कुछ मामले, कुछ फैसले ऐसे हुए जो निर्मला सीतारमण को पसंद नहीं आए। उनमें से जो एक बड़ा विवाद था वो था विजय राजे सिंधिया को लेकर। वसुंधरा राजे सिंधिया की माता जी, इनकी जन्मशती पर दरअसल केंद्र सरकार एक 100 रुपये का सिक्का जारी करना चाहती थी, लेकिन जो कानून कायदे हैं, जो नियम है वित्त मंत्रालय के, वो ये कहते हैं कि कोई नेता जो है इसका हकदार नहीं हो सकता। केवल जो कोई इस मामले में कोई समाज सेवी हो बड़ा, कोई रचनाकार हो, कोई और जो इस तरह के फील्ड के, जो दूसरे फील्ड के लोग हैं जिनका बहुत महत्वपूर्ण योगदान कला के क्षेत्र में हो, कोई दूसरे संगीत के क्षेत्र में हो, उनके नाम पर ये तो करना पॉसिबल है, लेकिन केवल नेताओं के लिए ऐसा करना संभव नहीं है। ये स्पष्ट कानून बना हुआ है, क्योंकि यदि ये कानून जिन लोगों ने बनाया, उन्होंने बड़ा सोच समझ के बनाया होगा उस वक्त ये कानून, क्योंकि यदि ये कानून में नेता भी शामिल कर लिए जाते तो फिर तो आप जानते हैं कि बाढ़ लग जाती, और देश में भ्रष्टाचार और आपराधिक किस्म के जो नेता हैं, जो चुनाव जीत के लोकसभा, राज्यसभा और विधानसभाओं में चले जाते हैं, मंत्री, मुख्यमंत्री तक बन जाते हैं, फिर तो उनके नाम पर भी वो 100 रुपये का सिक्का जारी हो जाता। तो इस प्रावधान का हवाला देते हुए केंद्र में जब वित्त सचिव रहते हुए गर्ग ने इस पर आपत्ति जताई, तो उनकी आपत्ति को दरकिनार करते हुए उनकी जो नोट शीट में उन्होंने जो अंकित किया, उसको दरकिनार करते हुए केंद्रीय जो प्रधानमंत्री कार्यालय, उसने वो फाइल को अप्रूव कर दिया, और इस तरह से विजय राजे सिंधिया का जो जन्मशती का जो 100 रुपये का सिक्का था वो जारी हुआ। तो ये हालांकि अपवाद स्वरूप माना गया इस मुद्दे को लेकर। और भी बहुत सारे विवाद रहे हैं केंद्र में जब वित्त सचिव हुआ करते थे सुभाष चंद्र गर्ग। तो इन विवादों की रोशनी में ही जब उन्होंने देखा कि ये मामला अब आगे चलेगा नहीं और नौकरी अब संभव है नहीं, क्योंकि जो कानून कायदे बने हुए देश के, जो सरकारें कानून कायदे बनाती हैं और वो फिर उनसे मुकर जाती हैं, उन पर चलने से मुकर जाती हैं, तो उन पर चलना और उनके लिए काम करना आसान नहीं होगा। तो जब मतभेद उनके इतने ज़्यादा बढ़ गए कि यहाँ तक कि जो निर्मला सीतारमण है, उन्होंने उनको बैठकों में भी बुलाना ज़रूरी नहीं समझा, और वो उनको बैठक में भी अवॉइड किया जाने लगा। तो उनके पास एक मौका आया था, दरअसल इसमें किताब में जिक्र है आरबीआई गवर्नर बनने का। तो इस पर केंद्र हालांकि वो इसके लिए पूरी तरह तैयार भी नहीं थे, तो केंद्र सरकार ने ये कहते हुए मोदी सरकार ने कि चूंकि वित्त मंत्रालय का काम बड़ा महत्वपूर्ण है, बजट के मामले और उससे जुड़े मुद्दे कौन देखेगा,
तो गर्ग को जो है वो आरबीआई गवर्नर उस इसके कारण वो शायद नहीं बन सके। तो और उन्होंने इस पुस्तक में किसान निधि पर भी मामला उठाया है, जो राजकोषीय घाटा है उसका भी उन्होंने जिक्र किया है। और इसके अलावा जो केंद्र सरकार ने, आप जानते हैं, वो एक बॉन्ड बनाया था, राजनीतिक बॉन्ड, इलेक्टोरल बॉन्ड, कि कोई भी राजनीतिक नेताओं को, राजनीतिक दलों को कोई भी जो है वो अपने डोनेशन दे सकता है और उनके नामों का खुलासा नहीं होगा। ये उसमें प्रावधान किया गया था कि उनकी आइडेंटिटी डिस्क्लोज नहीं की जाएगी। सुप्रीम कोर्ट में जब ये मामला गया तो सुप्रीम कोर्ट में ने इस मामले को खारिज कर दिया और तत्काल जो है इस मुद्दे को लेकर उन्होंने पूरी सूची मांग ली थी। सुप्रीम कोर्ट ने एसबीआई को निर्देश देते हुए कि हर हालत में ये सूची पेश की जाए, और उसके बाद ये मामला इलेक्ट्रल बॉन्ड वाला ठंडे अवस्थे में पड़ गया। इसका भी दरअसल सुभाष चंद्र गर्ग ने विरोध किया था इलेक्ट्रॉन बोर्ड का इस रूप में जारी करने का, कि इस रूप में इसको जारी नहीं किया जाए कि लोगों जो दान देते हैं वो तस्करी का पैसा है या आतंकवाद से जुड़ा हुआ पैसा है, वो उनका नाम उजागर नहीं हो। तो ये संभव नहीं है डेमोक्रेसी में कि लोगों को इस तरह से पर्दे में रखकर छूट दी जाए। तो ये जो तमाम मुद्दे हैं, मतलब कहने का आशय ये है कि दो महिला नेता, एक दौर दोनों भारतीय जनता पार्टी की स्टालवार्ड बड़ी वरिष्ठ नेताएं हैं, वसुंधरा राजे सिंधिया और निर्मला सीतारमण। तो निर्मला सीतारमण तो आज भी केंद्र में मंत्री हैं, वित्त मंत्री हैं। इन दोनों के शिकार हुए हैं दरअसल गर्ग। सुभाष चंद्र गर्ग ने इस पीड़ा को उसमें खुलकर लिखा है। हालांकि उन्होंने ये साफ किया है पुस्तक में कि वो जो वीआरएस उन्होंने लिया है वो अपनी स्वेच्छा से लिया है उन्होंने, और इनके कारण नहीं लिया। लेकिन परिस्थितियां जो बताती हैं, किताब में जो तथ्य दिए गए, उससे लग रहा था कि वो नौकरी करने के हालात में नहीं है। हालांकि जब वो नौकरी से वीआरएस ले रहे थे तो प्रधानमंत्री के सचिव ने उनको बुलाया और कहा कि वो जहाँ भी पोस्टिंग लेना चाहें। उनका दरअसल निर्मला सीतारमण से इतना विवाद हो गया था कि उनका तबादला ऊर्जा विभाग में केंद्र में कर दिया गया था। तो उन्होंने अब ये तय कर लिया उसके बाद कि अब नौकरी करना पॉसिबल नहीं है। वित्त मंत्रालय जैसे व्यापक कैनवास वाले मंत्रालय में नौकरी करने के बाद एक छोटे से विभाग में नौकरी करेंगे, वो उनको लगा कि ये उचित नहीं है। इसके बाद उन्होंने वीआरएस के लिए आवेदन किया तो केंद्रीय जो प्रधानमंत्री के जो सलाहकार हैं मिश्रा, उन्होंने उनको समझाया कि आप कहीं भी जा सकते हैं, पोस्टिंग आप कहीं भी ले लें, पूरे देश में ले लें, किसी संवैधानिक संस्थाओं में ले लें। लेकिन गर्ग ने इससे इनकार कर दिया और ये कहा कि वो अब स्वतंत्र होकर अपना जीवन जीना चाहते हैं, अपने हिसाब से अपनी लाइफ चीज़ें तय करना चाहते हैं। ये दरअसल दूसरी पुस्तक है गर्ग की। इससे पहले भी एक पुस्तक आ चुकी है, उसमें बहुत सारे मुद्दों का उन्होंने खुलासा किया है। जो विवादित मुद्दे रहे उन पर उनका जो दृष्टिकोण रहा है, या जब वो सचिव थे तो उन्होंने उस पर क्या टिप्पणियां की, क्या प्रतिक्रिया या अपनी क्या राय उस समय जाहिर की थी पोस्ट पर रहते हुए। तो ये पूरी इस पुस्तक का हवाला है। मैं आपको इसमें किताब में वसुंधरा राजे के भ्रष्टाचार का जिक्र है, तो मैं आपको बता दूं कि 1 महीने पहले राजस्थान में पूर्व मंत्री रहे एक नेता ने भी अपनी पुस्तक में वसुंधरा राजे पर भ्रष्टाचार का आरोप लगाया था। पुस्तक में खुलासा किया था भ्रष्टाचार को लेकर। उसका वीडियो भी मैंने बनाया था। इस वीडियो में उसका लिंक मैं आपके सामने रखूँगा, डालूँगा आपके सामने, ताकि आप उसको देख सकें। उन्होंने भी शराब में, ज़मीन में और खानों के मामले में, आवंटन मामले में भारी भ्रष्टाचार का आरोप लगाया था। तो ये कुल मिलाकर तस्वीर है कि किस तरह से एक आईएएस अधिकारी 2 महिला भाजपा नेताओं की जो है प्रवृत्ति का शिकार हुआ, उनके मनमानेपन का शिकार हुआ और अंततः वो नौकरी से सेवानिवृत्ति की तरफ चला गया। तो दोस्तों, आपको आज का विश्लेषण कैसा लगा, प्लीज़ अपने लाइक एंड कमेंट के साथ बताइए, और इस वीडियो को अपने दोस्तों और परिजनों को ज़रूर शेयर करें। मेरा तमाम दोस्तों से आग्रह है कि जिन मित्रों ने इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल आइकन का बटन ज़रूर दबाइए। धन्यवाद। नमस्कार।